उत्तर प्रदेश की सियासत में चाचा भतीजे की जंग का शायद आखिरी चैप्टर मुलायम सिंह यादव लिख चुके हैं। लिहाजा 325 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि पुत्र मोह नहीं, भ्राता प्रेम उन पर हावी है। दरअसल टिकट बंटवारे में भतीजे अखिलेश यादव की नहीं, चाचा शिवपाल यादव की ही चली है। शिवपाल के चहेतों की इस लिस्ट में भरमार है। दूसरी ओर अखिलेश के करीबियों को किनारे लगा दिया गया है। आज कुल 30 से 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। 1 से 76 सीटें वो हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 1 से 49 वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की विधायक वर्तमान में नहीं है। शेष 78 सीटें पर विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, वो भी सूचना आपको दे देंगे। 78 सीटें रह गई और सबके उम्मीदवार हम घोषित कर रहे हैं। अयोध्या से अखिलेश कैबिनेट में मंत्री और उनके करीबी पवन पांडे को टिकट नहीं मिला है। अखिलेश के एक और चहेते अरविंद सिंह का भी पत्ता साफ हो गया है। अब की बार टिकट पाने में पिछड़ने वालों में मंत्री राम गोविंद चौधरी का नाम भी शामिल है, जबकि सुल्तानपुर से अरुण वर्मा का टिकट कट गया है। अरुण वर्मा भी अखिलेश के चहेते थे। ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा, जिनको अखिलेश ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, उन्हें टिकट मिला है। मुलायम ने जिन नामों को लिस्ट में जगह दी है, उनमें बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा का नाम भी है, जो बाराबंकी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर स्वार से टिकट मिला है। हमारे 403 पे समाजवादी पार्टी का लड़ेगी और वह आज कर रहे कुछ रह गए हैं, उनके बारे में नहीं हम सर्वे करवा पाए हैं, तो सोचा कि काम रुका हुआ है तो ये काम शुरू कर दें। अब वो रह गया 2-3 दिन उनको भी कर दें। दरअसल अखिलेश ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम को सौंपी थी, जिस पर शिवपाल ने नाराजगी जताई थी। इस पर पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि सबने अपने अपने हिसाब से लिस्ट भेजी है, जितना संभव हो सका है मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन फाइनल सूची मेरी पसंद की है। फिलहाल टिकट बंटवारे का ये पार्ट 1 है और दूसरी लिस्ट में भी इससे इतर उम्मीद की गुंजाइश नहीं बनती। अखिलेश इस बंटवारे से खासे नाराज दिख रहे हैं, लेकिन मुलायम ने शायद फाइनल दांव चल दिया है। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं सीबीएस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता में चाहे भतीजे की चले, लेकिन पार्टी में चाचा की ही चलती है। 325 टिकटों के बंटवारे में यह साफ हो गया है। ऊपर से मुलायम सिंह यादव ने सीधे शब्दों में यह भी कह दिया कि यह लिस्ट अब नहीं बदलेगी, यानी अखिलेश यादव की संभावना भी अब खत्म हो गई है। जाहिर है अखिलेश अपने करीबियों के टिकट काटे जाने से नाराज हैं। टिकट लिस्ट जारी करते हुए मुलायम सिंह यादव ने एक और बात कही, वो ये कि सीएम उम्मीदवार चुनाव के बाद ही तय होगा। यानी यहां भी अखिलेश के लिए झटका है कि भले ही वो काम करने के बड़े बड़े दावे करते हो, पार्टी उन्हें सीएम का चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं। यानी चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश को सियासी पटखनी दे दी है। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, भतीजे पर चाचा भारी, टिकट बंटवारा पार्ट 1। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा है, लीडर कांग्रेस। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, स्पोक्स पर्सन एंड लीडर बीजेपी। मेरे साथ जूही सिंह जुड़ रही हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। मेरे साथ रितु सिंह है, लीडर बीएसपी। और मेरे साथ अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट, जिनसे हम इस बारे में उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, यूपी की राजनीति के बारे में और समाजवादी पार्टी के बारे में। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और अनिल आनंद, आपसे शुरुआत करते हैं। अनिल आनंद, 3 महीने पहले जो एक समाजवादी परिवार का झगड़ा सड़क पर हमने देखा था, और झगड़ा नहीं, जिस तरह से चाचा और भतीजे एक दूसरे के सामने आ रह गए थे, लग रहा था कि पार्टी में बंटवारा तय है। किसी तरह मुलायम सिंह यादव ने उसको दबाया, रोका। लेकिन जो टिकट के बंटवारे को लेकर झगड़ा 2 दिन से शुरू हुआ था, क्या आप मानते हैं कि वो झगड़ा एक बार फिर से टिकट के बंटवारे के बाद, पहली लिस्ट आने के बाद खोलकर सामने आ गया है? देखिए, चुनाव के संदर्भ में अक्सर कहा जाता है कि जब तक आखिरी वोट ना गिना जाए तब तक किस तरफ जाए चुनाव कोई पता नहीं। जब तक आज की जो समाजवादी पार्टी की दुर्दशा है, ये दशा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक पूरी जितने भी सीट्स उनको लड़ने हैं,
सबके कैंडिडेट घोषित ना हो जाएं तब तक झगड़ा चलेगा। और पहले मेल मिलाप करके मुलायम सिंह जी ने कुछ समझौता करके अंदर बाहर करके तो उसे एक नॉर्मलसी दिखाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि अब देखिए स्टेक बहुत बड़े हैं। स्टेक अखिलेश जो हैं उनके लिए ठीक है, उनकी लंबी राजनीति है, नौजवान है, आगे चलना है। शिवपाल के लिए यही मौका है, तो वो जरूर आखिर तक कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन जाऊं। और जैसे कि उन्होंने पिछले दिनों कहा भी, अक्सर कहते भी हैं कि उन्होंने सारी मेहनत करके पार्टी खड़ी की है, तो क्यों कुछ लोग किस्मत की खाते हैं, कुछ मेहनत से खाते हैं, कई तरह की बातें उन्होंने की। वो दिखलाता है कि वो अभी लड़ाई इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये मैं इसको भी एक और उस सीरियल का एक और किस्त मानता हूं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ रस्साकशी और सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है। 3 महीने पहले एक सीरीज आई थी, दूसरी सीरीज अब आई है और हो सकता है तीसरी सीरीज कुछ दिनों बाद आ जाए। जूही सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ चुकी हैं और जूही सिंह, सबसे पहले आपके पास पॉलिटिकल फ्लोर ओपन करते हुए, जूही सिंह, चेहरे पे मुस्कान तो है लेकिन क्या दुविधा है कहीं पे? क्या हो गया? 3 महीने पहले जो एक पार्टी के सामने बड़ी मुसीबत आई थी, किसी तरह उसको रोका गया था, लिस्ट आते ही फिर से बम फूट गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं झांसी में कि मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जो करीबियों के टिकट कटे हैं उनको टिकट दिलाने की कोशिश करूंगा। क्या आपको लगता है मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर एक और बम फोड़ दिया और चाचा भतीजे पर भारी पड़े हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लिस्ट हम लोगों के कैंडिडेट्स की घोषित की थी। ज़्यादातर उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि जिन लोगों के टिकट कटे हैं या जहां उन्हें लगता है कि कुछ टिकट ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो नहीं जीत सकते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से फिर बात करेंगे। और मुझे उनकी कन्विंसिंग कैपेसिटी पे पूरा विश्वास है, अपने मुख्यमंत्री की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तर्कसंगत सोच पे। लेकिन तब तक यही घोषित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि हम लोग उनके लिए काम करें, तो हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जूही सिंह, लेकिन आपने बातों बातों में कुछ बड़ी बातें बोली हैं। आपने बोला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे कि वो जिन लोगों में विनेबिलिटी नहीं है, जिताऊ उम्मीदवार नहीं है, अगर उनको टिकट दिया गया है और कुछ लोग जो नाराज हैं उनके लिए बात करेंगे। इसका मतलब जूही सिंह, पिछले 6 महीने से 7 महीने से आपके कन्विंसिंग पावर वाले सीएम अपने पिता और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन अब कन्विंस कर लेंगे। मुझे तो लगता है गौरव जी काफ़ी कन्विंस उन्होंने कर लिया है। और एक मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगी कि एक मुश्किल वक्त था समाजवादी पार्टी के लिए और उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को एक नई दिशा दी है। तो आई थिंक काफ़ी सक्सेसफुल वो अपनी कन्विंसिंग पावर पूरे पेशेंस के साथ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कोई भी सीमा रेखाओं जूही सिंह, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुनी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जब मुलायम सिंह यादव टिकट की जो लिस्ट जारी कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा 4200 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था, बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमने सबसे बात की और ये फाइनल लिस्ट है। तो क्या आपके यहां फाइनल लिस्ट में भी फेरबदल होता है क्या? हर पार्टी के फाइनल लिस्ट में फेरबदल होता है। फाइनल लिस्ट आदमी कैंडिडेट्स की जारी करता है। मुलायम सिंह ने कहा ये लिस्ट नहीं बदली जाएगी। मुलायम सिंह यादव ने कहा ये लिस्ट नहीं बदली जाएगी, और अगर वो ये कह रहे हैं तो उसका कुछ तो मतलब होगा। पूरा सम्मान उनकी बात का करते हुए आई होप बिल्कुल मतलब है, 100% तो सही कह रहे हैं। लेकिन अगर किसी को भी, जैसा आप ही ने, आपकी बातों से मैं निकाल रही हूँ कि लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर किसी को भी लगता है कि ये टिकट बदला जाना चाहिए तो वो उनसे उनकी बात कह सकता है। और मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत बड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़े सोच के नेता हैं। अच्छा, एक ईमानदारी भरा जवाब चाहूंगा जूही सिंह, फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। जूही सिंह, मुझे मालूम है आपकी एक लिमिट है टीवी पर बोलने की और कैमरे के सामने बोलने की, लेकिन एक ईमानदारी भरा तो जवाब आप दे ही सकती हैं कि कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, उसके अंदर अगर शीर्ष नेतृत्व में इस तरह का हम देखें आपस में मतभेद, तो पार्टी के आप जैसे कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचती होगी कि हम किसके लिए जाएंगे वोट मांगने और किसके लिए हम काम करेंगे। पेचीदा सवाल है और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होता है उसके लिए काम करना आवश्यक होता है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। और एट दी मोमेंट मैं आपसे पहले ही कह सकती हूँ कि जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित किया है वो हमारे कैंडिडेट हैं, और बाकी जिनका टिकट कटा भी है वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। तो हमारे लिए कोई विरोधाभास नहीं है, हम उस लिस्ट पर काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने ईमानदारी भरा जवाब दिया। लेकिन नरेंद्र तनेजा, ये पेचीदा सवाल और ये पेचीदगी पूरी पार्टी में क्या आने वाले इलेक्शन में इनके लिए मुश्किल का सबब बन सकती है? देखिए गौरव,
जो परिवार अपने को ना संभाल पाता हो, 12 सदस्य परिवार के जो अपने को ना संभाल पाता हो, वो पार्टी को क्या संभालेगा? और जब और दूसरी बात, वो प्रदेश को क्या संभालेगा? इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं प्रदेश की, 22 करोड़ की आबादी है, चारों तरफ गुर्बत है, लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है, गुंडों ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे लोग जो है वो लोग सुरक्षित नहीं है। ऐसे प्रदेश के अंदर वो लोग जो 12 लोग अपने को अपना घर जो है ठीक नहीं कर पा रहे, तो आप ये क्या, तो ये कब किसको सीट देते हैं, कैसे सीट देते हैं? प्रदेश की जनता का अब इसमें रुचि खत्म हो गई है। ये वो एक ऐसा जहाज है जहां जहाज में जो कॉकपिट में पायलट को पायलट एक आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, तो क्या उसका भविष्य होगा? जनता जानती है। इसलिए जो है ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जो 6 महीने से, लेट मी कंप्लीट, जूही सिंह, मैंने आपको सुना, प्लीज सुन लीजिए, है ना? आप तो कुछ अच्छा, आप तो अरे अपने जूही सिंह सुन लीजिए, है ना? हम लोग सभ्य बहस कर रहे हैं, अच्छा लगेगा अगर आप सभ्य बहस करें। आप तो आमतौर से सभ्य बहस करती हैं, तो मेरे से आपको क्या परेशानी हो रही है ना? अच्छा, अब ऐसी पार्टी जब इतनी बड़ी समय, ये अखिलेश यादव जी ने अरबों रुपया टेलीविजन पे खर्च कर दिया, अपना चेहरा दिखा के बोल रहे हैं हमारी ये उपलब्धि, और 6 घंटे में 6000 नई स्कीमें लॉन्च कर दी। अरे भाई, जब वो उन्हीं को पार्टी ने खारिज कर दिया, अरबों रुपया पब्लिक का, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का पैसा इन्होंने आज ये सीटें करके उसको खारिज कर दिया, कह दिया ये मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। अर्थात वो अरबों रुपया, 6000 नई स्कीम, वो मेट्रो फेट्रो एक्सप्रेस फैक्टर सब बेकार, सब खारिज कर दी आज पार्टी अध्यक्ष ने इनकी। तो कुल मिलाकर के जब ये पार्टी का ये हाल है, तो जनता जानती है कि किधर देखना चाहिए, कहां पे उनको उम्मीद दिखती है, कौन वो पार्टी है जिस प्रदेश को जपाएगी। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा है, अब जनता के लिए और आसान हो जाएगा, जो हमारी जैसी पार्टी जनता के लिए आसान हो जाएगा, पहले से मन बना चुकी है, पार्टियों के लिए आसान हो जाएगा। अरे हमारे जनता के लिए आसान हो गया तो हमारे लिए आसान हो गया। हम तो जनता के पास, हमारे जनता कर चुकी है। अब जो जनता पहले बहुमत देने वाली थी, उससे भी कहीं जाके आगे बढ़ को बहुमत देगी, क्योंकि ये 12 लोगों की जो पार्टी है, इन्होंने तो अपने आप को ही खत्म कर दिया। ये तो भस्मासुर है, ये पूरी पार्टी भस्मासुर है। क्या बात है, मतलब आलोक शर्मा, ये वो पार्टी है जो सत्ता में है, और ये वो पार्टी है जो सबसे मजबूत दावेदारों में से एक कही जा रही है, लेकिन उसी पार्टी में इस तरह से चाचा की अलग लिस्ट, भतीजे की अलग लिस्ट, और उसके बाद इस तरह से सिर्फ फुटअव्वल होना, वाकई आप जैसी पार्टियों के लिए तो अच्छी खबर है, आप जैसी पार्टियों के लिए और आसान हो रहा है इलेक्शन। देखिए, कांग्रेस पार्टी दूसरे के झगड़े से अपनी सीटें नहीं बढ़ाती। मैं सबकी बात कर रहा, मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं सबकी तरफ से नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं कहती है कि भाई फलाने के घर में झगड़ा है इसलिए हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने कहा कि साहब हमारी तो पहले भी ज़्यादा सीटें आ रही थी, उनके घर में झगड़ा हो रहा है तो हमारी सीटें और आ जाएंगी। तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सीटें दी, 73 सीटें लोकसभा में देने के बाद आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे आप बताइए ना, आपने किसानों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया? क्या कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट आपने शुरू किया? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपने विकास के लिए कौन कौन से काम शुरू किए? आप नहीं बताएंगे। आप केवल ये बता दीजिए कोई लघु और कुटीर उद्योग जो थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे कानपुर हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, कालीन का उद्योग हो, बनारस में साड़ी का उद्योग हो, क्या आपने किसी भी कोई वर्ग ऐसा है कि जिसको भाषण के अलावा कुछ दिया हो आपने? आप मुझे बताइए कि क्या आपने कोई भी केंद्र सरकार की तमाम जमीनें पड़ी हैं, कोई एक नया उद्योग शुरू किया हो? आपने कोई रोजगार के समाजवादी पार्टी सरकार ने नहीं, मैं देखिए मैं समाजवादी पार्टी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं समाजवादी बीजेपी के बारे में, सर मैं आ रहा हूं समाजवादी पार्टी ने जो प्रदेश में किया उससे आप संतुष्ट? गौरव जी, मैं आ रहा हूं समाजवादी पार्टी पे भी। समाजवादी पार्टी का आप कह रहे हैं कि साहब वो तो अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं। भाई, हम एक राजनीतिक दल हैं, जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं। 204 सीटें अगर किसी ने दी थी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दी थी उन्हीं को। आने वाला जो रिजल्ट है वो बताएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमी रही है, पूरी तरह से कमी रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात से मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय की बात से पूरी तरह सहमत हूं, संतुष्ट हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में खराब है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी जिस तरह के जो अपने वायदे किए थे उनका क्या हुआ? मैं वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे आलोक शर्मा। आप अनुभवी राजनीतिक हैं, और मैं आपसे कांग्रेस के नाते नहीं, एक अनुभवी राजनेता होने के नाते पूछ रहा हूं कि जब चुनाव सिर पर हो, जब इस तरह से विरोधी खम ठोक रहे हो, उस वक्त क्या एक ऐसी पार्टी में इस तरह का सिर्फ फुटअव्वल पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? पूरी तरह से नुकसानदायक होगा।
आज से कुछ दिन पहले, जब 2-3 महीने पहले इस तरह की चर्चाएं थी, तब तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी के दो धड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं शायद वो नोटबंदी का असर रहा हो या जो भी असर रहा हो, शांति रही। लेकिन जिस तरह से टिकट बंटवारे में पिछले एक हफ्ते से दोबारा से वो चीजें सतह पर आई हैं, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान होगा कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जिस तरह से सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी को घेरा जाना चाहिए तमाम जर्नलिस्ट के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कि भाई आपने कौन कौन से मैनिफेस्टो में वायदे किए थे और कौन से नहीं पूरे हुए, वो सब चीजें पीछे छूट गई और कहीं ना कहीं जो घर का झगड़ा है वो जनता के सामने आ गया। ये दुखद है, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दुखद है। लेकिन मुख्य बिंदु यही आता है घूम फिरकर कि आपने भी वायदे किए, उन्होंने भी वायदे किए, दोनों ने पूरे नहीं किए, तो जनता अब जाए तो जाए कहां? मैं समझता हूं उन्होंने एक चीज और क्लियर की, मुलायम सिंह यादव ने, गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस। देखिए, मैं आपको, गौरव जी, आपके चैनल पर 4 दिन पहले जब मैं आया था तब मैंने बहुत क्लियरली आपको कहा था कि हम 403 की तमाम सीटों पर हम पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह के दबाव में मुझे लगता है कि मुलायम जी ने बिहार में अपना गठबंधन होने के बाद तोड़ा था, अब इसमें कौन सा पेच है कि मुलायम जी ने तमाम चीजों को दरकिनार करके जिस तरह से सीटों का ऐलान किया है, तो बीजेपी कर्टेन के पीछे से कौन सा गेम कर रही है? इसमें भी बहुत सारे सवाल जनता के बीच में उठ रहे हैं आज। चलिए ठीक है, तो इसमें भी बीजेपी का एक एंगल है। नरेंद्र ने आ रहा हूं, बड़ी अच्छी बहस हो रही है आज। हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। 1 मिनट में आता हूं आपके पास, ऋतु सिंह से बात कर लूं। ऋतु सिंह, तो आप तो बड़ी संतुष्ट होंगी, बीएसपी पर एक दिन पहले इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे थे उत्तर प्रदेश में, आज पूरी बात समाजवादी पार्टी की हो रही है। समाजवादी पार्टी के में अंदर जो चल रहा है झगड़े की हो रही है, परिवार में चल रहा है झगड़े की हो रही है। क्या आपको भी लगता है कि ये झगड़ा आपके लिए इस चुनाव में अच्छा साबित होगा? नहीं, देखिए, ये झगड़ा हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये उनके परिवार का झगड़ा था जो वो लोग अपने घर में ना निपटाया और बाहर ले आए। उससे इन लोगों ने काम भी नहीं किया था और आपस में जो इनके में लड़ाई थी एक मुख्यमंत्री के लिए, क्या शिवपाल यादव जी ने कहा कि मैंने इतने समय से काम किया और आज अखिलेश जी नए आए मुख्यमंत्री बन गए, तो कहीं उनके मन में एक दर्द था। जो ये दर्द था आज इन लोगों में दिखाई दिया, और जो आज टिकटों के लिए इनके में मतलब दिखाई दे रहा है कि जो सीट दिए कि उनके टिकट काट दिए मुख्यमंत्री जी के जो अपने थे, तो ये सब चीजें जो है सामने दिखाई दे रही हैं कि इन लोगों में अभी भी एकता नहीं है। और ये इलेक्शन जब होंगे तो ये सब चीजें इनको सामने दिखाई देंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को हराने का काम करेंगे, जिताने का काम नहीं करेंगे। तो ये मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने वही तो कहा, अगर ये एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे तो ये नुकसान तो ये खुद कर रहे हैं एक दूसरे को। जो विरोधी पार्टियां लड़ रही होंगी उनको होगा, आप भी तो चुनाव लड़ेंगी उनके खिलाफ। तो इन्होंने कोई काम भी नहीं किया, ऐसा नहीं है कि चलो लड़ाई की थी लेकिन इन्होंने काम भी नहीं किया। अब जब काम ही नहीं किया तो जनता तो इनको वोट नहीं देगी ना, जनता काम देगी, क्योंकि अपनी लड़ाई में इतने मशहूर है कि इन्होंने ये देखा ही नहीं कि जनता क्या चाहती है, क्या इनके लिए करना है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये सब चीजें हैं जो जनता। ठीक है नरेंद्र जी, आता हूं, लेकिन जोई जी, मैं आपको कुछ बताता हूं। मैम, आपने आप जानती होंगे, लेकिन उसके बावजूद बाहुबली अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के भाई सबिगतुल्ला अंसारी, रामपाल यादव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव पसंद नहीं करते और उन्होंने उनको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया। गायत्री प्रजापति का नाम भी उस लिस्ट में है, उनको भी नहीं दिया, उनको भी शामिल नहीं किया था उन्होंने अपनी लिस्ट में। हालांकि जिस दिन लिस्ट गई थी उसी दिन गायत्री प्रजापति सचिव बन गए थे, संकेत वही से मिल गए थे, और आज जो लिस्ट आई इसमें इन लोगों का नाम। क्या समाजवादी पार्टी का एक युवा नेता जो पार्टी को इस छवि से निकालने की कोशिश कर रहा था कि ये गुंडों की पार्टी है, बाहुबलियों की पार्टी है, क्या एक बार फिर से वो छवि टूटते टूटते रह गई और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट की लिस्ट जारी की उसमें फिर उन्हीं लोगों को चुन लिया जिन पर हत्या, अपराध, अपहरण, पता नहीं कितने संगीन आरोप हैं? गौरव जी, आपने जो नाम लिए यही नाम वो विवादित हैं। इस लिस्ट में 95% नाम ऐसे हैं जिसपे किसी को कोई एतराज नहीं है। वो समाज छोड़ दीजिए मैम 95%, उसमें भी मैं गिना दूंगा कौन से नाम है, लेकिन इन 5% पर बताइए। फिर नहीं, आप बताएं। मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं, सुनिए। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को टिकट दिया गया है। बेनी प्रसाद वर्मा के अलावा आजम खान के बेटे को टिकट दिया गया है, नरेश अग्रवाल के बेटे को टिकट दिया है। आप क्या केवल पारिवारिक पार्टी बन के रह गई हैं? केवल आप आरोप लगाती हैं दूसरी पार्टियों पर कि हम ये परिवारवादी राजनीति करते हैं। आपके यहाँ क्यों राजनीति हो रही है? नहीं, मैंने किसी पार्टी पर नहीं, आप नहीं, पर्सनली आप नहीं, आपकी पार्टी कभी किसी पार्टी पे आरोप ही नहीं लगाया। फिर नहीं, हमारी पार्टी भी नहीं लगाई।
आती। पंकज सिंह मतलब देख लीजिए, ठीक है। यशवंत सिन्हा के लड़के देख लीजिए, बीजेपी में जो परिवारवाद पनप रहा है वो देख लीजिए। 2 जनवरी के बाद बीजेपी की लिस्ट आएगी। चलिए, आप मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। आप पहले मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के भाई, इनको टिकट क्यों दिया गया? रख लूंगी। नहीं, मैं छोटा सा एक सवाल और मैं तो जोड़ इसका देता जवाब हूं। दे चुकी हूँ। जो प्रॉब्लम है, जो भी मुख्यमंत्री बात करेंगे, यही वो विवादित नाम है जो आप ले रहे हैं। और साथ में आपने जो कहा है कि कुछ लोगों के जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनके टिकट इस लिस्ट में शामिल नहीं है, उस पर मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, जरूर कहीं ना कहीं accommodation होगा। 78 सिटिंग एमएलएस का बीजेपी अपनी टिकट लिस्ट कट जारी सकता करे। है बीजेपी या कट गया है, जी। क्योंकि 78 सिटिंग एमएलएस को पहली लिस्ट में जगह नहीं दी गई। नहीं, क्या 78 माने नहीं इसका पता। मतलब? अभी अच्छा इसका काम करते मतलब तुरंत कुछ लिस्ट भी टिकट नहीं दी है। जाती। उन पर माननीय नेताजी विचार कर रहे हैं। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जो 78 लोग हैं जिन पर अभी विचार हो रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, तो गौरव जी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अरे पहुंचा मैं दूंगी। सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। सर्टिफिकेट आपके नेता ने दे दिया कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको संभावितों की सूची में डाल दिया। नहीं, उन्होंने अनिल आनंद, रितु सिंह, जूही सिंह तो नहीं जवाब दे रही। नहीं पा रहे थे, मैं ये उनकी अपनी प्रक्रिया है। ठीक है, जूही जी आप तो जवाब नहीं दे रही मेरे सवाल का, लेकिन अनिल आनंद, क्या फिर से वही सवाल जो अखिलेश यादव कोशिश कर रहे थे कि पार्टी की छवि को तोड़े, जो पुरानी छवि रही है पार्टी की, बाहुबलियों की पार्टी और ऐसे तमाम लोग जिन पर तमाम गंभीर आरोप हैं, क्या वो छवि फिर से नहीं टूटने दी समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं ने? देखिए, कुछ फोर्सेस हैं ऐसी जो उस छवि को टूटना नहीं देना चाहते हैं। हालांकि एक फ्रेश चेहरा है, परफॉर्मेंस अच्छी है अखिलेश की, यूथ में एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बन रही थी, कुछ बनी भी है, लेकिन बड़ी असमंजस हो गई, पब्लिक में भी हो गई होगी असमंजस कि आखिरकार क्यों मुलायम सिंह भी चाहते क्या है, क्यों झगड़ा है, क्यों अपने भाई को नहीं रोक पा रहे, या क्यों शिवपाल जी के पीछे जो फोर्सेस खड़ी हैं उनको नहीं रोक पा रहे। पार्टी का भविष्य जो है वो आप कोई माने या ना माने, शिवपाल जी माने या ना माने, मुलायम सिंह जी माने या ना माने, पार्टी का भविष्य अखिलेश के साथ है ही जुड़ा हुआ है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपने नाम लिए कुछ जो जिनकी छवि जरा क्रिमिनल इमेज है, या कुछ उनके ये तकरीबन सब पार्टीज की जब लिस्ट आएगी तो आप ये देखेंगे कि ये लक्ष्मण रेखा सब लांघेंगे। कुछ ने शुरू कर दिए, बाकी के करेंगे। अच्छा होता कि एक नई राजनीति की शुरुआत ये उत्तर प्रदेश में से ही शुरू होती, अच्छी छवि वाले लोगों को हर पार्टी खड़ा करती, ताकि मुझे लगता है अगर कम से कम बाकी पार्टियां अब अच्छी छवि वाले खड़ा करें अगर वो समाजवादी पार्टी को घेरना चाहते हैं। तीसरी बात जो ये है, आपने शुरू में पूछा क्या कार्यकर्ताओं में असमंजस होगा, जूही सिंह जी ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, हंस के दिया, मैं तारीफ करनी चाहिए उनकी, बड़ी कठिन स्थिति है उनके लिए। जाहिर तौर पे है कार्यकर्ताओं में भी असमंजस होगा और लोगों में भी असमंजस होगा। तीसरा जो नुकसान इसका होने वाला है वो गाय बगाया जब बात चलती है महागठबंधन की, तो अगर तो अच्छी स्थितियों में गठबंधन हो तो आप एक पॉजिटिविटी लेके चुनाव के अंदर उतरते हैं। अगर अब महागठबंधन कहीं हुआ भी, मैं मुलायम सिंह के इस वर्ड को फाइनल नहीं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी कई वर्ड उन्होंने वापस लिए। जी जी, तो इसमें वो सक्षम भी है अपने वर्ड वापस लेने, इतिहास भी है। मैं ये मानता हूं कि अब अगर गठबंधन मानिए और अगर हालात समाजवादी पार्टी के अंदर अंतरकला और बढ़ती है, खराब होते हैं, उसके बाद अगर गठबंधन या महागठबंधन किया जाता है तो आप वो पॉजिटिविटी जो है खो के जा रहे हैं, उसका खमियाजा। और शायद तब उस वक्त दूसरी पार्टियां इतनी इंटरेस्टेड भी ना हो या इतने सही बात है, ना हर आदमी अपना ठीक है। नरेंद्र तनेजा, आखिर क्या मजबूरी है सर कि आखिर ये पार्टियां, समाजवादी पार्टी क्या तमाम पार्टियों की बात करें, आखिर क्यों बार बार बड़ी बड़ी बातें, करप्शन फ्री पॉलिटिक्स की बातें, डेवलपमेंट की बातें करते करते ऐसे लोगों को टिकट दे जाती हैं जिनके ऊपर काफी गंभीर आरोप है और समाज में उनको बड़ी बुरी नजरों से देखा जाता है। इनके ऊपर हत्या का केस, इनके ऊपर अपहरण का केस, इनके ऊपर तमाम धाराओं के तहत, संगीन धाराओं के तहत केस। नहीं, आपने बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक भारतीय राजनीति को छोड़ते हुए भारतीय होने के नाते मुझे खुद इस बात को लेकर चिंता होती है। कुल मिला के हमारा जो राजनीतिक जगत है देश के अंदर, उसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस तरह के लोग जो हैं, वो एक जो ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, असली पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनसे आगे कैसे निकल जाते हैं। इसका किसी खास पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहस है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी को लेकर के ये ज़्यादा बड़ी बहस होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जिनकी जितनी तगड़ी मसल होती है उनको
उसको समाजवादी पार्टी ज्यादा मोहब्बत करती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, खास उस इलाके का जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है, फिरोजाबाद का। मैं जानता हूं वहां पे क्या होता है। लेकिन मेरे जो माननीय मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं क्यों टिप्पणी कर रहा हूं समाजवादी पार्टी पे। अरे गौरव, आप ही का विषय है ये, आज डिबेट का विषय समाजवादी पार्टी है, तो मानी हुई बात है, विषय पे ही टिप्पणी करूंगा, विषय के बाहर तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है हमारे जो माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। उसकी वजह मैं आपको गौरव बताता हूं। वजह यह है कि ऊपर से इनका कोई चाहे गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन अंदर है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इनका ये होगा, आप देखिएगा अमेठी के, आप अमेठी देखिएगा और रायबरेली देखिएगा, कैसे जो है कांग्रेस चाहेगी कि वहां पे समाजवादी पार्टी इनका साथ दे, और वो देगी। और आप फिरोजाबाद में देखेंगे, इटावा में देखेंगे, कन्नौज में देखेंगे, कुछ इलाके जहां पे कांग्रेस इनका साथ देगी। तो ये कुल मिलाकर के इनके आपस में बहुत अच्छी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग है, जो ये छुपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए टेलीविजन प्रोग्राम पे भी आके कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं, और आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया सर आपने, कोशिश करी कि समाजवादी पार्टी की पूंछ पकड़ ले। नहीं, समाजवादी पार्टी की पूंछ पकड़ के कांग्रेस चाहती थी 50-60 सीटें ले जाए, थोड़ी इज्जत बच जाए। अब वो इज्जत बचने के अब तो लाले पड़ जाएंगे। अच्छा, और दूसरे एक से, अच्छा, और अब लेकिन समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से देख रही है। लेकिन जहां तक हमारा प्रश्न है गौरव, हमारा फोकस जो है वो ना समाजवादी पे है, ना कांग्रेस पे है, ना बसपा पे है। हमारा फोकस ये है कि इन तीनों पार्टियों ने, खैर कांग्रेस तो किसी गिनती में नहीं है, लेकिन बसपा और सपा ने जो उत्तर प्रदेश के साथ मजाक किया है, उत्तर प्रदेश को दशकों पीछे छोड़ दिया। हम देश की जनता को ऐसा विकल्प दे सके जिससे वो आने वाले लंबे समय तक, शताब्दियों तक, कांग्रेस कहती 27 साल यूपी बिहार लेने की उसको जरूरत, आपको भी गिनती है। आप सपा बसपा कहते हैं वो 27 साल कांग्रेस किस गिनती में? कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है। गौरव 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 मैं, आप मुझे गांव का नाम बताइए जहां कांग्रेस का अस्तित्व है। मैं पूरे यूपी को जानता हूं, मैं वहां का रहने वाला हूं, पिछले इतवार भी वापस आया। नाम बताइए जहां कांग्रेस का अस्तित्व है, नाम बताइए, नाम बताइए उसका। बड़ा प्रदेश है, उस कस्बे, गांव, शहर का नाम बताइए जहां कांग्रेस का अस्तित्व है। गांव को जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, तो मैं नाम बताइए। उत्तर नहीं दे सकता हूं। वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो पूरे उत्तर प्रदेश को जानते हैं। वो आप सरकासिज्म, अरे साहब आप बड़े हैं, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, मैं आपको सवालों का उत्तर कैसे दूंगा? लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है, नहीं आए, अरे सर राजनीतिक बहस करने आए। अरे सर, उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है, आपने गेहूं से जो वो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो क्यों हटा दी, हमारा गला क्यों काट दिया? आप उसका उत्तर नहीं देंगे। सपा में ये हो रहा है, बसपा में ये हो रहा है, कांग्रेस समाप्त हो गई है। आप जवाब नहीं दे रहे, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं आपके हर चीज का उत्तर दे रहा हूं, प्रश्नों के जवाब। अरे सर, मैं हर चीज का उत्तर दे रहा हूं, आप धैर्य तो रखिए। प्रश्नों का मैं लफाजी नहीं करता हूं, आप धैर्य तो रखिए सर। विषय समाजवादी पार्टी है। अरे सर, आज का बहस का विषय उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी है, उस पे जवाब। सर, बहस का विषय समाजवादी पार्टी है, बहस का विषय समाजवादी पार्टी से हटके उत्तर प्रदेश भी है। मुझे केवल ये बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग तो बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय। कल ही आपने कलमाड़ी को आपके सांसदों ने चुना है, जिस व्यक्ति को हमने जेल में भेजा था। इस पर कोई उत्तर देंगे आप? क्या उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछेगी कि ये दोमुही लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं आप? इसकी उत्तर देंगे? नोटबंदी से 2 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हो गए, उनको आप कैसे जाकर फेस करेंगे? आपने लोगों के चूल्हे बंद कर दिए और एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े देते हैं कि माताओं के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। कलमाड़ी जी का जवाब सुन लीजिए। अरे साहब, आपने उनको पैदा किया, हम अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? आपने पैदा किया, उसने पैदा किया। अरे साहब, हमने तो सीबीआई के केस लगा के उनको जेल में डाला और आपने दोबारा उनको आजीवन अध्यक्ष बना दिया। क्या आपके सांसद उसमें ढींढसा और अनुराग ठाकुर नहीं बैठे थे उस मीटिंग में? कांग्रेस आप कोई उत्तर नहीं देंगे, भ्रष्टाचारी आप केवल हवा में बातें करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। मुझे केवल ये बता दीजिए कि आपका सीएम का कैंडिडेट कौन होगा, आप नहीं बताएंगे। हम पूछेंगे कलमाड़ी को क्यों आपने नियुक्त किया, आप नहीं बताएंगे। मैं कहूंगा नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, पहले आपको गंगा था, वो 231 योजनाएं शुरू हुई थी, उनका क्या हुआ? अरे सर, अभी तक सर्वे भी नहीं शुरू हुआ गंगा माँ का सफाई करने के लिए। आप लोग कब तक उत्तर प्रदेश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? आज किसान पूछ रहा है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब लागू होगी, आप जवाब नहीं देंगे। वो तो कपूरथला की है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं यूपी के लिए, कहां पहुंच रहे हैं? मान गया आपने। अरे साहब, आप कहां पहुंच रहे हैं? कोई बात नहीं, देश की जनता तय करेगी। हमने कम से कम एक कैंडिडेट दिया, आप कैंडिडेट तो दीजिए। आप नहीं देंगे।
हम पूछ रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप किसानों के लिए क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपने अपमान किया है। अरे साहब, आपने पूरी तरह से, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि अपमान तो आपने किसानों का किया। किसान की एक भैंस जो 80,000 की थी, आज वो 30,000 की नहीं बची। आपने तो ऐसा कुठाराघात किया किसानों पे। नहीं, ठीक है, किसानों की परचेजिंग पावर, ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट, ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अरे ये अर्थव्यवस्था शर्मा जी आपने खराब करी। अरे भाई, अर्थव्यवस्था पिछले 2 महीने में जो बिगड़ी है, फोर्ब्स की रिपोर्ट पढ़ी। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो कब तमाम बड़ी बड़ी चलेंगे सर। उत्तर देखिए क्या कह रही है प्रदेश की रिपोर्ट, ताले लग रहे हैं उद्योगों के ऊपर। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, युवा कह रहे हैं, आलोक शर्मा, युवा कह रहे हैं हमें रोजगार कौन देगा? आलोक शर्मा, ये भी तो बताइए, 27 साल से अगर आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं चुना तो कहीं तो कोई कमी होगी। आज ऐसा क्या हो गया आपके पास जो आपको चुन लेगी यूपी की जनता? मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात से, गौरव, सहमत हूं। हमसे कमियां रही होंगी, हमसे गलतियां रही होंगी, लेकिन अगर हमें 70 साल केंद्र में दिए हैं जनता ने, तो कुछ चीजें हमारे अंदर पॉजिटिव भी रही होंगी। हम जानना चाहते हैं, आपका 27 साल से शासन रहा है, बसपा के प्रवक्ता भी हैं, सपा भी हैं, बीजेपी भी हैं, आपने केवल समाज में अलगाव के अलावा उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है? आप गंगा माँ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर हर गंगे, और पता नहीं कौन कौन से नारे आपने दिया, गाय गऊ गीता गंगा। उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है भाई, पूरी पूरी डिबेट खत्म हो जाती है, अब आप राम मंदिर का नाम ही नहीं लेते। चुनाव आएंगे 84 को, उसकी यात्रा शुरू हो जाती है आपकी, उसके बाद कभी आप कुछ नहीं करते। बीजेपी पे बहस करने आए केवल करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं, राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व के सिर्फ रथ पर चलकर कैसे लिहाजा मैं बोलूंगा, बीजेपी का बहस करेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बोल रहे आलोक शर्मा। बताइए, सवाल उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है तो आप बीजेपी पर चले जाते हैं। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का पूछा जाता है तो आपको हक है, आप जाइए, आपको हक कह रहा हूं, इनको फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया। और जिस तरह से पार्टी केजरीवाल दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती थी, अखिलेश जी की सरकार भी वहां पर कर रही है इस समय। पूरी तरह से जनता का काढ़ी कमाई का पैसा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि दोनों ही बड़ा आरोप लगाया था आपके ऊपर, आपने उसका जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हो, आप फॉर्मली कोई गठबंधन ना कर रहे हो, लेकिन सपा और कांग्रेस का पैक्ट है और यही दिखेगा हमको अमेठी और रायबरेली में, यही दिखेगा सैफई में, इटावा में, और देखिए मुझे मैनपुरी में, केवल मुझे नहीं, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट को और उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि बीजेपी और सपा का क्या पैक्ट है। मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, उनके अंदर आज तक न समाजवादी पार्टी ने कुछ किया, न बीजेपी ने कुछ किया। जो दोनों ही एक हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं और दूसरा दूसरे समाज की राजनीति करना चाहते हैं। वो कहते हैं एक बार हम आ जाते हैं और हम ना आए तो चाहे बसपा भी ना आए, चाहे कांग्रेस भी ना आए। ये पैक्ट तो कहीं ना कहीं मोदी जी और मुलायम जी में नजर आ रहा है, या कहीं ना कहीं डर है मुलायम जी को, जो मोदी जी ने कोई पर्ची यादव सिंह जी की भेजी है या कुछ हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं डर है, पर्दे के पीछे से समाजवादी और बीजेपी के तमाम लोगों में कोई ना कोई गठबंधन हुआ है। पार्टी ऐसे बात कर रही है, लेकिन ये गठबंधन में आपका अस्तित्व नहीं, बहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जब गठबंधन करने की बात आते हैं मुलायम सिंह यादव के, तब आप उस पर कुछ नहीं बोलते कि आखिर ये डर किसका है, किसकी वजह से गठबंधन होना एक अच्छी बात है किसी पार्टी का। अगर उसको दबाव में तोड़ा जाए तो वहां पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या हुआ है, कहीं पर कहां कुछ गड़बड़ हुई है, दबाव में तोड़ा गया, ये होने वाला था। देखिए पूरी जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं कोई चीज है कि मुलायम जी बिहार में गठबंधन करके भागे, यहां पर कोई यादव सिंह जी की पर्ची तो नहीं आई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर नजर आ रहा है। इसको पूरी तरह से जनता अपने आप तय करेगी। ठीक है ऋतु सिंह, लेकिन एक सवाल आपसे भी बनता है ऋतु सिंह, कोई पार्टी अगर नहीं है जिसमें क्रिमिनल केसेस वाले एमएलएज नहीं है, और आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत हैं, तो क्या मजबूरी है ऐसे लोगों को देना, क्योंकि यही जीत सकते हैं, इन्हीं के पास धन है, इन्हीं के पास बल है, मनी मसल पावर सब इन्हीं के पास है? नहीं, ये जो मतलब ये सही बात है, ये सारी पार्टियों में, ये हमारी पार्टी हो या किसी और की पार्टी, सभी पार्टियों में जो इस तरह के लोगों को वोट देते हैं ना, तो उसका रिजल्ट फिर वो देखते भी हैं, क्योंकि लोगों के लिए काम नहीं होता है। और जैसे आज आपने देखा कि सपा सरकार में इस टाइप के लोगों को वोट दिया, मतलब जब टिकट दिया तो जीत के बाद आप देखिए ना, इनको पूरा बहुमत मिला, और फिर आज प्रदेश का क्या हाल हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो वाकई लोगों को देखकर, हर पार्टी को देखकर अच्छे लोगों को टिकट देना चाहिए, जिससे वो सत्ता में आए तो कम से कम कुछ काम तो करेंगे, और जब नहीं देंगे तो फिर उसका रिजल्ट तो जीरो होगा। नेचुरल बात है। ठीक है, जूही सिंह, मैं अभी इस बीच एक रिकॉर्ड मेरे पास स्टेटिस्टिक्स आए हैं कुछ, वो मैं बताना चाहता हूं। 224 एमएलए आपके जीत के आए थे, 111 ने अपने एफिडेविट में क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए, करीब 50% का रिकॉर्ड आपका जाता है, जिसमें से 56 एमएलए के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं।
बीजेपी का भी कुछ ऐसा ही है, उनका भी रिकॉर्ड करीब 53% का है। 47 में से 25 एमएलए ने क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए अपने बारे में। कांग्रेस का भी 46% है। तो मैम मतलब जनता को आप कुछ भी कहिए, साफ सुथरी राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का कुछ के वादे जरूर करिए, लेकिन ये आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। गौरव, ये तो एक सियासी सचमुच एक प्रश्न चिन्ह सारी पार्टियों पे लगता है। और अतीक अहमद जी बसपा से भी लड़ चुके हैं, अब सपा में आ गए हैं। जिन लोगों का रितु जी नाम ले रही थी वो हमारी पार्टी में नहीं थे। तो शायद कोशिश यही है और हर पार्टी को कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं जो राजनीतिक होते हैं, इन ऑल ऑनेस्टी लोग उसको कोर्ट करते हैं, एफिडेविट पे डालना पड़ता है। सीरियस वाले जो आप कह रहे हैं, हाँ कुछ देर आर कई केसेस ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक भी होते हैं, छोटे भी मुकदमे होते हैं। तो ये हमें एक इंटरनल गौर तो हर पार्टी को करना ही पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी आता है कि ये लोग जीतते क्यों हैं। तो शायद लेकिन समय बदल रहा है अब, और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आ रही है। समय बदल रहा है लेकिन आपकी पार्टी नहीं बदल रही। पहले की तरह लोग छुपा ले जाते थे। जी बदलेगी, बदल रही है और जरूर बदलेगी। और आप व्यथित भी लग रही हैं उससे। सॉरी जी, आप व्यथित भी लग रही है कि पार्टी में एक बदलाव की जो बयान चली थी वो अगर चल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल। नहीं गौरव जी, मैं एक छोटी सी यहाँ पर सेंटेंस एक जोड़ना चाहूंगा कि मोदी साहब जब पार्लियामेंट में आए थे तो मोदी साहब ने देश को एक वायदा किया मुझे था। बहुत उम्मीद है। उसमें वायदे में कहा था कि मैं 1 साल के अंदर तमाम जितने भ्रष्ट लोग होंगे, जितने क्रिमिनल लोग होंगे, उनको सबको अंदर कर दूंगा। मुझे नहीं लगता 2.5 साल में एक भी व्यक्ति के ऊपर कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनी हो, चाहे वो किसी भी दल का रहा हो। बीजेपी किस तरह के जुमले क्यों छोड़ती है? जवाब दीजिए नरेंद्र तनेजा। फिर आप यही सवाल है, मैं जूही सिंह से पूछ रहा था, इन्होंने रोक के मुझे आपके से सवाल पूछा है। जवाब दीजिए। अच्छा। नहीं, हाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस ने लगभग लंबे समय तक, लगभग 7 दशकों तक यहाँ पे जिस संस्कृति को जन्म दिया और ऐसे ऐसे पेड़ लगाए, ऐसे ऐसे करप्शन के पेड़ लगाए, करप्शन की पाठशाला, करप्शन की जननी। सुन लीजिए, मोदी जी भी हमारे ही प्रोडक्ट हैं क्या? तो अब मोदी जी ने सहारा और बिरला से पैसे लिए। अच्छा सर, आप दूसरी तरफ अच्छा दूसरी वो कह रहे हैं तो सारे प्रोडक्ट हमारे, तो मोदी जी हमारे। गलत बात है। आप सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए ना, अच्छा रहेगा, आपको भी फायदा होगा। आपकी पार्टी तो खत्म होने वाली है, सुन के रखिए थोड़ा, आपके काम आएगा। वो आप समय आएगा, समय बताएगा कौन खत्म हो रहा है। आप ये देखिए कि एक एक मुद्दे, एक चलिए शर्मा जी सुन लीजिए। अच्छा, जहां तक ये बारी उन्होंने बात कही, एक एक चीज पे जहां उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और यही वजह है जो आज इनके नेता राहुल जी सुबह से लेकर शाम तक आरोप लगाते फिर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी अगुस्टा को लेकर के उनके दरवाजे पे पहुंच चुकी है, और उसकी घबराहट है कि 2.5 साल हो गए, कागज नहीं आपने लॉन्च किया, एक चार्जशीट नहीं आई। पहला सुन, आप लोग अभी भी जुमलेबाजी पे जिंदगी को जीना चाहते हैं। 2.5 साल हो गए, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? अगस्टा वेस्टलैंड के सारे रूल्स आप लोगों ने बदले। आज सवाल आपके ऊपर है कि सहारा से और बिरला से जो पैसे लिए वो कहां गए? सवाल आपके ऊपर है। नेशनल हेराल्ड ले लीजिए, फिर नेशनल हेराल्ड कल ही सुब्रमण्यम स्वामी जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने हड़काया है, डांट लगाई है, फिर नेशनल हेराल्ड पे आप लोग थोड़ा सा तो संयम रखिए। आपको बहस करना नहीं आता? नहीं, मुझे नहीं आता साहब, आप सभ्यता के हेडमास्टर हैं। क्या हो जाएगा? बाकी सब हो जाते हैं। सर, हम पर्सनल क्यों हो जाते हैं? सर, हम पर्सनल क्यों हो जाते हैं? बात मुद्दों पे करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। बड़ी अच्छी बहस चल रही है आज। तो सीधा सवाल था, 1 साल में कितने लोगों को भेजा, जरा बता दीजिए। आप नहीं बताएंगे। आप बोल, आपके मन में मोदी साहब ने पार्लियामेंट में कुछ कहा था, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ इमरजेंसी लगा रहे हैं आप। यहाँ भी इमरजेंसी लगा रहे हैं टेलीविजन पे, क्योंकि आपने आर्थिक इमरजेंसी पूरे देश में लगाई है। पूरा देश जो है देख रहा है कौन इमरजेंसी लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। इमरजेंसी वाली पार्टी, नरेंद्र कंप्लीट कीजिए जल्दी, पूरी कीजिए अपनी बात। बोलने दीजिए ना, पूरी कीजिए अपनी बात। इमरजेंसी वाली। अच्छा नहीं, ये इमरजेंसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोल रहे, आप अपनी बात पूरी इमरजेंसी लगाई थी, नहीं बोल रहे, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, आप बोलने दी अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, वापस मैं उत्तर प्रदेश पे जाता हूं। उत्तर प्रदेश में क्या है कि 2 ही पार्टी में बहस करना चाहते हैं। बाकी इनके नेता कांग्रेस के 1 महीना वहां घूमते रहे, 1 महीना राहुल गांधी घूमने, इनको एक कांग्रेसी जमीन पर नहीं मिला। एक कांग्रेसी वापस आके दिल्ली बैठ गए, मोदी जी के पीछे लग गए।
एक कांग्रेस ही नहीं मिला, अगर मिला होता तो वहां खड़ा करते कुछ। इन्होंने कहा कि सर चीफ उनका भी कोई कैंडिडेट नहीं है। इलेक्शन में बीजेपी वर्सेस ऑल या बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर, सपा बसपा तो है ही वहां की बड़ी पार्टी, लेकिन बीजेपी इन दोनों के मुकाबले वहां बड़ी पार्टी बनकर खड़ी है इस चुनाव में। देखिए जाहिर है अगर महागठबंधन बनता है तो भी, अगर नहीं बनता बीजेपी ही है तो उत्तर प्रदेश में तो भी ये साइकोलॉजिकली बीजेपी वर्सेस रेस्ट है। महागठबंधन अगर बनता भी है, मुझे नहीं लगता कि हमारी को पैनलिस्ट है इनकी पार्टी बहन मायावती जी उसमें जाएंगी। हाँ, एक पोस्ट पोल सिनेरियो क्या बनता है, शायद उनकी कंपल्शन हो जाए वो जाए। 3 बार रही भी है सर गठबंधन में। हाँ बिल्कुल रही है, भाजपा के साथ भी रही है। अलग है उनके एक्सपीरियंसेस गठबंधन में अच्छे नहीं रहे, इसलिए थोड़ी वो बड़ी फूक के कदम रखती हैं गठबंधन के मसले में। हाँ। दूसरी बात, मैं फिर उसी बात पे आना चाह रहा हूं जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले कैंडिडेट्स की बात आपने शुरू की थी। जो सिंह जी ने कहा कि नहीं छोटे मोटे पॉलिटिकल केसेस होते हैं, जिन नामों का जिक्र आपने किया ऐसे ही नाम और पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं। ये कुछ छोटे मोटे पॉलिटिकल केसेस वाले लोग नहीं हैं। कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। जी मैं बात मानता हूँ, इसलिए स्टेटमेंट सुनिए सर, मैंने कहा था। हाँ। जी बिल्कुल, मैं मानता हूं आपकी बात। इसलिए कहीं ना कहीं इस पे नजरसानी पॉलिटिकल पार्टीज को करनी होगी। आखिरकार बाहुबलियों को क्यों टिकट देते हैं? गौरव, इसका एक कारण और भी है। अगर आप 70 साल से आजादी के बाद से पहले इलेक्शन लोकसभा के अभी तक चले तो बदकिस्मती यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने थोड़ा करके अपनी स्पेस गंवाना शुरू कर दी है। जहां पे एक पुख्ता पॉलिटिकल लीडर जो है वो खड़े होकर लोगों को इकट्ठा कर सकता था, उसकी बात चलती थी, मानती थी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस जो है कहीं क्रिमिनल को दे दी, कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। हुआ ये कि पहले तो ये लोग इनके साथ मिलकर लड़ रहे थे, अभी भी कुछ लड़ रहे हैं, अब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाना शुरू कर दी। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है पहले कहीं नॉमिनेट होके आते थे, अब वो पैसे खर्च करके वो राज्यसभा में पहुंचने लगे हैं। इसका पूरे का पूरा जो है जो ब्लेम है वो केवल और केवल पॉलिटिकल नेताओं पे जाता है। ठीक है सर, मैं अब दूसरे मुद्दे पर आऊंगा। आपने बड़ी बात कही, मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टियां जरूर इस बात को समझ रही होंगी और महसूस कर रही होंगी कि जनता के बीच भी इसका मैसेज जाता है। लेकिन जोशी सिंह, एक मैसेज जो हम अभी तक नहीं समझ पाए, अगर आप समझा दें तो ज्यादा अच्छा है। जो मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। यानी जो अभी मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जो पूरे राज्य में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, कभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे, कभी लखनऊ की मेट्रो, कभी लखनऊ में बस अड्डा, तरणताल और तमाम तरह की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास और उद्घाटन, क्या ये सब बेमानी हो जाएगा और अखिलेश यादव के नाम पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय करेंगे? ये क्या मतलब है मैम? गौरव जी, समाजवादी पार्टी के किसी एमएलए, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई संदेह नहीं, कोई भी प्रक्रिया फॉलो होगी चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री हमारे होंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। सर मैम, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह रहा ये बात, और आप कह रही है कि वो बड़े सुलझे हुए इंसान है। वो कह देते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद, बात खत्म हो जाती है। उन्होंने आपको प्रक्रिया कह देंगे, नहीं तो पार्टी निर्णय कर देगी। पार्टी, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं निर्णय करूंगा, उन्होंने कहा कि विधायक निर्णय करेंगे ना। मतलब पार्टी में कोई ऐसा है जो मुलायम सिंह यादव के फैसले के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है? आपको लगता है किसी में इतनी हिम्मत है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह के नेता जी के ज्यादा कैंडिडेट जीत के आते हैं तो कैसे होगा कि वो अखिलेश को कैंडिडेट इलेक्ट करने में समर्थन करेंगे? इसका भी जवाब मेरी पार्टी के बारे में मुझे बोलने दीजिए। हाँ जी, बोलिए बारे में तो मुझे बोलने आपकी पार्टी के बारे में आप ही सबसे ज्यादा जवाब देंगी और आप ही के साथ सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि पार्टी आपकी है जी। तो आप लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, बोलिए देने नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन आप सवाल का जवाब उसी सवाल का दीजिए। आप सुन लीजिए, जो लिस्ट निकली है, कौन से सवाल का आप बताइए तो मैं एग्जैक्ट बिल्कुल उसी जो मैंने सवाल पूछा आपसे और जो अनिल आनंद ने जोड़ दिया कि अगर शिवपाल खेमे के विधायक ज्यादा जीत कर आएंगे तो क्या वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे या कोई तीसरा भी कैंडिडेट है? पूरी लिस्ट में क्या, इस पूरी लिस्ट में गौरव जी आप मुझे बता दीजिए कि कौन किस खेमे का है। सभी समाजवादी पार्टी के विवादित नाम आपने भी कहा और मैंने भी कहा 5% हैं। वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे हमें नहीं पता। तो बाकी जो समाजवादी पार्टी के हैं वो किसी खेमे के नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य और माननीय मुख्यमंत्री उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एग्जैक्ट आंसर इसका ये है, कोई भी प्रक्रिया होगी मुख्यमंत्री वही है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं, कोई खेमेबाजी नहीं, 5% को अलग कर दीजिए। लेकिन अगर यही, मैं आ रहा हूं नरेंद्र तनेजा, लेकिन अगर चुनाव के बाद
चुनाव के बाद ये खेमेबाजी जैसा कि अभी तो हमें दिख रही है और आपको भी दिख रही होगी, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आपकी एक मजबूरी है और एक जिम्मेदारी है और मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कुछ कहने को, लेकिन आप मानते हैं कि अगर चुनाव के बाद आपकी पार्टी जीतती है तो उसके बाद भी अगर ये गुटबाजी और इस तरह के चाचा भतीजे में मतभेद रहे तो आपकी पार्टी जीतने के बाद भी कहीं हार ना जाए? मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। आपको विश्वास है ऐसा नहीं? माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बाकी तनेजा जी अपनी लिस्ट जारी करें, हम भी देखेंगे कि कितनी स्मूथली जारी करते हैं ये और कितना उस पर कंसेंसस इमर्ज करके आता है। मतलब आप अपनी लिस्ट से ज्यादा दूसरों की लिस्ट का इंतजार कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है, विरोधियों के बारे में पता होना चाहिए। नरेंद्र तनेजा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये आज हमारे में इंटरेस्टेड है, बिल्कुल, और हम उसमें भी बात करेंगे। नरेंद्र तनेजा इंटरेस्ट है हमको, उसमें भी इंटरेस्ट देंगे। गौरव जी, गौरव इंटरेस्ट तो आपने पैदा कर दिया मैम, आप लोगों ने ऐसा किया है कि इंटरेस्ट अपने आप पैदा हो गया। नरेंद्र तनेजा बोलिए। कोई ऐसा गौरव, जो अगस्त महीने से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी में जो खेल, समाजवादी पार्टी में जो हम देखने को दे रहे हैं, ठीक है, हम भी इसको बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं, मनोरंजन के लिए जितना मनोरंजन इन्होंने मुफ्त का उत्तर प्रदेश की जनता और देश का किया है, किसी और ने नहीं कर पाया। मैं जैसे कोई टेलीविजन सीरियल भी नहीं कर सकता। सर मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, सर इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं। एक दंगल सिनेमाघरों में चल रही है और एक दंगल इन्होंने शुरू में रिलीज की थी 3 महीने पहले और दूसरा दंगल का पार्ट 2 अब आ गया इनका। वो सफाई में चल रही है, वो सफाई में चल रही है। अच्छा, सफाई में वो दूसरा दंगल चल रहा है और दूसरा, लेकिन जो देखिए, अब देखिए मजेदार बात ये, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई सीएम का कैंडिडेट नाम उन्होंने कहा नहीं घोषित किया जाएगा। उनकी प्रवक्ता जूही सिंह आके आपके चैनल पे कह रही है वही सीएम बनेंगे। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने जबरदस्त मतभेद है। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारा फोकस और उत्तर प्रदेश की जनता का फोकस क्या है? वो हमारा फोकस ये है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया हमारा, हम उस पर अभी से शुरू हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर कैसे कैसे कहां ठीक करना है। किसानों की बुरी हालत है, बुरी हालत है किसानों की, जिन्होंने वोट दिए थे। हमारा आपके 73 सांसद, अरे आप सुनिए, आप बात, दूसरों के बारे में बात करने से पहले 73 गांव के नाम दीजिए जहां आपने कुछ काम किया। नहीं, डोंट इंटरप्ट, इसलिए कि आप बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, मनोरंजन आपका हो बीच में ना बोले। सीरियस बात आपको करनी नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्या काम किया है? अरे सुन लिए, सुनिए, सुनिए, अरे सुन लीजिए, बता रहे हैं आपको, काम भी बताते हैं। नहीं, आप बोलने नहीं देंगे तो क्या होगा? उससे आप हारने से पहले ही बौखला गए, औपचारिक हार से पहले ही हार मान ली आपने। ये बौखलाहट आपकी हार की निशानी है। ये बौखलाहट, ये नहीं, ये बौखलाहट आपके हार की निशानी है। आपने हार मान ली। आप अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष से असहमति हो रही है। आप अपने नेशनल प्रेसिडेंट को, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को नकार रही हैं। आप अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को नकार रही हैं। नहीं, लेकिन एक बात मानेंगे आप नरेंद्र तनेजा, जूही सिंह रुकिए, जूही सिंह रुकिए, जूही सिंह जी एक मिनट, जूही सिंह, नरेंद्र तनेजा एक बात तो आप मानेंगे और से सभी पैनलिस्ट मानेंगे कि जितने अच्छे खिलाड़ी मुलायम सिंह अखाड़े के हैं, उससे कई ज्यादा अच्छे खिलाड़ी वो सियासत के अखाड़े के हैं और कब वो कौन सा दांव चल दे कोई नहीं जानता। क्या नहीं माने इसको कि ये भी एक दांव हो सकता है सियासत का जो मुलायम सिंह यादव ने इलेक्शन से ठीक पहले चला हो? आप मानिए, हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि परिवार को यह हालत करके सड़क पे आकर के दंगल 2 दिखाना यह कोई राजनीति नहीं है, ना कोई अनुभवी स्टेट्समैन की कैरेक्टरिस्टिक है। पहले कुछ होता होगा, अब वो मुलायम सिंह आज वाले वो नहीं है जो पहले होते थे। ये दंगल 2 जो आप देखने को मिल रहे हैं, अंदर से उनका दिल रो रहा होगा, अंदर से दिल रो रहा होगा। उन्हीं के प्रवक्ता आपके चैनल पे आके उनकी बात को रिजेक्ट कर रही हैं कि सीएम तो अखिलेश होंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं होगा, उन्होंने कहा नाम नहीं बताएंगे। आप देखें ये हालत हो गई उनकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हालत की, उनकी प्रवक्ता आपके चैनल पे आके उनको चुनौती दे रही हैं, कह रही है उनकी बात गलत है, मेरी सही है, अखिलेश यादव होंगे। इस तरह उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, अंदर से उनका दिल रो रहा होगा, अंदर से उनका दिल रो रहा होगा। उनकी प्रवक्ता देखिए क्या बात कर रही है। आप वही समझते हैं आपने कहा, समझना चाहते हैं। ठीक है, आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा लोग भी यही समझ रहे हैं, आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को रिजेक्ट किया है। देखिए मैं समझता हूँ नरेंद्र तनेजा सुनिए, नरेंद्र तनेजा रुकिए, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट सर। देखिए उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। आपने
किया है। महोदय केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, एक राज्य सरकार के, दोनों मुद्दों से भाग रहे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने पूरे 1 घंटे में एक काम नहीं बताया कि केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। जो इनके सांसद हैं 73 सांसद, वो किस नाम पर जाकर वोट मांगेंगे, इन्होंने एक बार भी नहीं बताया। कह रहे साहब मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन देश में आज कौन सबसे ज़्यादा किसका कर रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। आप बताइए ना, सीएम आप भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी डिक्लेयर करने से अब पीछे हट रही है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप दोनों का कहीं ना कहीं गठबंधन है। ये मुद्दों पर आइए ना आप, कि आपने वहां पर जो भी लोग हैं उनके लिए क्या क्या काम किए, आप उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। साहब उनके घर में झगड़ा हो रहा है इसलिए हमें ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, हम फायदे में रहेंगे। उनका देखिए दंगल 2 चल रहा है, दंगल 3 चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए किसने कौन सा जंग लड़ी, नहीं चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से नजर आ रहा है, लेकिन हम केवल उस पर फोकस रखें। इससे बेहतर है कि उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों पर हम फोकस रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के अंदर जो दंगल 3 महीने पहले शुरू हुआ था, उसका पार्ट 2 अभी आया है, लेकिन लिस्ट का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट आना बाकी हो सकता है, तब ज्यादा बड़ा दंगल हो और तब भी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों, तमाम पार्टियों की लिस्ट अभी आ रही धीरे धीरे, और हो सकता है ऐसा तमाम पार्टियों में भी देखने को मिले जो इससे पहले भी देखने को मिलता है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव जिस विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, क्या उनकी पार्टी उस विकास के ढिंढोरे को पीटने की इजाजत आगे देगी? देखते हैं क्या होता है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।